एकमपुर एक गांव में जगदीश अपनी पत्नी कविता के साथ रहा करता था। जगदीश एक जूस की फैक्ट्री का मालिक होता है। उसकी फैक्ट्री में कई सारे वर्कर काम करते थे। जगदीश अपने हर वर्कर का खास ख्याल रखता और सभी को समय पे तनख्वाह भी दे देता। प्रकाश जी, ये लीजिए अपनी तनख्वाह, और जरा अपनी सेहत पे भी ध्यान दिया कीजिए। इतनी मेहनत करते हो, कभी कभी कुछ अच्छा खा लिया करो जिससे आपकी सेहत भी बनी रहे। जगदीश सभी से बहुत अच्छे से पेश आता, जिससे सभी वर्कर भी जगदीश के स्वभाव से बहुत खुश रहते। वहीं गांव का एक जमींदार करण सिंह जगदीश की तरक्की देख बहुत जलने लगता है। ये जगदीश तो दिन दुगने रात चौगुने तरक्की कर रहा है, और गांव में ही नहीं आसपास के गांव में भी उसका काफी नाम होने लगा है। और मैं इस गांव का जमींदार हूँ, फिर भी लोग मुझसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। इस जगदीश के रहते तो लगता है मेरा कोई सम्मान ही नहीं करता। जमींदार अब जगदीश को अपने रास्ते से हटाने के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन जमींदार एक योजना बनाता है और अपने एक नौकर मोहन को बुलाता है। सुनो, तुम अगर मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगा। क्या 50,000 रुपए? मालिक जल्दी बताओ क्या काम है। मैं 50,000 रुपए के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें उस जगदीश की फैक्ट्री का जूस पीकर बीमार होने का नाटक करना है, और उसका जूस पीकर लोग बीमार हो रहे हैं ऐसी अफवाह फैलाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये बात किसी को पता ना चले कि हमने ये झूठी खबर फैलाई है, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम्हें भी नहीं पता होगा। मालिक, आप बस मेरे 50,000 तैयार रखो, मैं जल्द से जल्द ही काम को पूरा कर दूंगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा इस झूठ के बारे में। अगले दिन मोहन पूरे गांव में झूठी खबरें फैला देता है। अरे सुना तुमने, जगदीश की फैक्ट्री का जूस पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर ये जगदीश तो बहुत अच्छा आदमी बनता था, पर अब ये जूस में क्या मिलावट कर रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अरे ये सब जल्दी अमीर बनने के कारण कर रहा होगा ये जगदीश, तभी तो देखो कितना तरक्की कर रहा है। अब जगदीश के जूस के बिजनेस में काफी गिरावट आने लगती है और धीरे धीरे लोग उसका जूस खरीदना बंद करने लगे। एक दिन जगदीश की फैक्ट्री में पुलिस आती है और जगदीश की फैक्ट्री को बंद करने का आदेश देती है। अब जगदीश बहुत निराश हो जाता है और घर पे ही रहने लगता है। ये सब क्या हो गया, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी खुशियों को। अब मैं क्या करूँगा और कैसे अपना जीवन यापन करूँगा। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ समय बीत जाता है। अब जगदीश के पास पैसे भी नहीं बचे होते हैं, जिससे वह कोई दूसरा काम करने को सोचता है। हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अब मैं क्या करूँगा। अब लगता है मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा जिससे मेरे घर का खर्च चल सके। ये सोचता हुआ जगदीश दुखी होकर चलते चलते एक जंगल की ओर पहुंच जाता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दो। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे पानी दो, बहुत प्यास लगी है मुझे। अरे ये किसकी आवाज है? कोई पानी पानी कर रहा है, किसी को प्यास लगी है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। कौन है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, एक पेड़। तभी जगदीश की नजर उस पेड़ पे पड़ती है जो बिल्कुल सूखा होता है और वह बोल भी रहा होता है। अरे ये क्या, ये पेड़ मुझे आवाज दे रहा है, पर ये कैसे बोल सकता है भला? पेड़ भी कभी बोलते हैं क्या? हाँ, मैं पेड़ हूँ, मैं बोल सकता हूँ। ये एक लंबी कहानी है। पहले मैं भी एक हरा भरा पेड़ हुआ करता था, पर एक नेक महान साधु से मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया, जिसकी मुझे सजा मिली है। और अब जब तक मुझे कोई नेक इंसान पानी ना पिला दे,
तब तक मैं ऐसे ही प्यासा तड़पता रहूंगा जैसे पिछले 60 सालों से तड़प रहा हूँ। पर क्या इस जंगल में कोई भी नहीं आता है जो किसी ने अभी तक आपको पानी पिलाया हो? बेटा, इस जंगल में तो कई लोग आते जाते हैं किसी न किसी काम से, पर मेरी आवाज सिर्फ एक नेक दिल और सच्चा इंसान ही सुन सकता है, क्योंकि मुझे श्राप मिला था कि जब तक कोई नेक दिल और सच्चा इंसान तुम्हें पानी नहीं पिलाएगा तब तक तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे। और तब से आज तक किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। पर बेटा, तुम एक नेक दिल इंसान हो और तुम्हारा मन सच्चा है। तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। पेड़, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि तुम्हें श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। पास की नदी से अगर तुम पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। जगदीश तुरंत जाता है और पास की नदी से पानी लेकर आता है और पेड़ की जड़ों में डाल देता है। तभी वह पेड़ तुरंत श्राप से मुक्त हो जाता है और एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मुझे श्राप से मुक्त कर दिया और मैं फिर से पहले जैसा हरा भरा वृक्ष बन पाया। बेटा, मुझे श्राप के साथ साथ एक वरदान भी मिला था कि जिस दिन मुझे कोई मेरे श्राप से मुक्त करेगा उसे मैं एक वरदान दे सकता हूँ। इतना कहकर पेड़ जगदीश को एक जादुई छड़ी देता है। बेटा, ये एक जादुई छड़ी है। तुम इसे पकड़कर सच्चे दिल से जो भी मांगोगे वह तुरंत मिल जाएगा। पर याद रहे, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना और ना ही अपने अंदर कभी लालच आने देना, वरना उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। पेड़, मैं इस छड़ी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं हमेशा इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूँगा। जगदीश अब वह छड़ी लेकर वापस अपने घर आ जाता है और छड़ी हाथ में लेकर कहता है, जादुई छड़ी, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैक्ट्री फिर से अच्छे से चलने लगे और मेरा व्यापार अच्छा हो जाए। जगदीश के इतना कहते ही जगदीश के घर 2 ऑफिसर आते हैं। जगदीश सर, हमने आपकी फैक्ट्री के जूस की अच्छे से जांच की है और आपके जूस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं निकली और ना ही कोई मिलावट पाई गई है और अब आप अपनी फैक्ट्री में जूस का व्यापार कर सकते हो। यह सुनकर जगदीश बहुत खुश हो जाता है और फिर से अपनी फैक्ट्री में जूस का व्यापार करने लगता है और गांव का जमींदार देखते ही रह जाता है। नित्यमपुर एक गांव में माया और अक्षरा दोनों बहनें रहती थी। छोटी बहन माया रूप रंग में बहुत खूबसूरत और गोरी होती है, वहीं अक्षरा काली होती है। अपने काले रंग के कारण अक्षरा को हमेशा से ही सबके ताने सुनने मिलते थे। अरे वो देखो, काली कलूटी लड़की। हाँ यार, ये तो बहुत ज्यादा बदसूरत लड़की है। मुझे तो इसकी शक्ल देखकर ही डर लग रहा है। सीरियसली, जली हुई शक्ल है इसकी तो। और दूसरी तरफ इसकी छोटी बहन माया एकदम हीरोइन की तरह दिखती है वो। और ये तो किसी नौकरानी से भी ज्यादा बदतर लगती है। अपना अपमान सुनकर अक्षरा को भी बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर रोती है। अब रो रो के बाल्टियां भरनी है क्या? काली हो तो अब जिंदगी भर यूं ही रोती रहोगी तुम। एक मैं हूँ जिसकी खूबसूरती की सब तारीफों के पुल बांधते फिरते हैं और एक तुम हो जिसकी सब बेइज्जती करते हैं। लक्की मी, अनलक्की यू। माया भी अक्षरा को ताने कसने का एक मौका नहीं छोड़ती। कोई उसकी फिर से बेइज्जती कर दे उसके खौफ से अक्षरा घर के बाहर निकलना कम कर देती है। घर में जब माया को देखने के लिए रिश्ता आता है, माँ, पापा, ये राहुल और ये उसकी मम्मी और पापा। अंकल जी, आंटी जी, मुझे माया बहुत पसंद है और मैं सिर्फ माया से ही शादी करना चाहता हूँ। जी, लेकिन एक बात बताइए, आपकी छोटी बेटी एकदम लीची की तरह गोरी है, फिर बड़ी बेटी जामुन की तरह काली क्यों है? इस अक्षरा की शक्ल भी देखने का मन नहीं करता।
अब सगुनी पर पनौती लगती है ये। राहुल की माँ की ये बातें सुनकर अक्षरा को बहुत बुरा लगता है और फिर से वो अपने कमरे में जाकर बिलख बिलख कर रोती है। तभी वही माया आ जाती है। आज मेरी शादी है और मेरी शादी में तुम नहीं आओगी अक्षरा, समझ गई ना तुम? लेकिन माया, मैं तो तेरी सगी बड़ी बहन हूँ, तेरी शादी है माया, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? शट अप, अपने इमोशनल ड्रामे की टेप अब फिर से शुरू मत कर देना। अरे तू शादी में आएगी तो मेरी नाक कट जाएगी। शादी के एल्बम में सबके फोटोग्राफ्स गोरे और सुंदर आएंगे, बस तू ही किसी काले टीके की तरह सारी फोटोग्राफ्स को खराब कर देगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझी? अक्षरा ये सुनकर पूरी तरह टूट चुकी थी। माया और राहुल की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अक्षरा एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है। तभी उसे उसके काले रंग के कारण उस जगह नौकरी पर नहीं रखते। हताश और दुखी होकर अक्षरा एक गांव की नदी के पास जाकर बैठकर रोती है। क्या इतना गलत है काला होना? क्यों मैं इतनी बदसूरत हूँ? जहाँ जाओ सिर झुकाना पड़ता है, लोग हंसते हैं, ताने देते हैं, मेरी निंदा करते हैं। मुझे घुटन हो रही है इस सब से। मेरा काला रंग मेरी जिंदगी के हर एक कदम पर एक कंटक की तरह मुसीबत बनता जा रहा है मेरे लिए। क्यों भगवान जी, क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों? अक्षरा रो ही रही होती है कि तभी वहीं पर एक परी प्रकट होती है। परी को देखकर अक्षरा हैरान हो जाती है। अरे तुम परी हो ना? हाँ अक्षरा, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तुम क्यों रो रही हो। परी, तुम मेरा नाम जानती हो, इसका मतलब तुम मुझे जानती हो? हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम अपने काले रंग की वजह से परेशान हो और लोग तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अक्षरा, तुम इस नदी में एक डुबकी लगाओ और बाहर आ जाओ। परी की बात सुनकर अक्षरा नदी में डुबकी लगाती है और बाहर आ जाती है। तभी उसका काला रंग गोरा हो जाता है और वह बहुत सुंदर हो जाती है। ये देखकर अक्षरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो परी से कहती है, जादुई परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ और आपका ये एहसान है मुझ पर। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। हमेशा खुश रहो अक्षरा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। एक नए जीवन की शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। इतना कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। जिसके बाद अक्षरा के बदले हुए चेहरे के रंग को देखकर मोहल्ला और घर में सभी दंग रह जाते हैं। अक्षरा बिटिया, ये चमत्कार कैसे हो गया? तू इतनी गोरी कैसे हो गई? हाँ अक्षरा, तुमने ऐसी कौन सी जादुई जड़ी बूटी लगा ली जिससे अचानक से तुम काले कोयले से सफेद मलाई हो गई? जरा हमें भी तो बताओ। तभी अक्षरा अपने घर वालों को सारा सच बताती है कि कैसे उस जादुई नदी के पानी से अक्षरा के चेहरे का रंग काले से गोरा हो गया। अक्षरा बहुत खुश थी। नजर ना लगे मेरी दोनों बेटियों को। आओ अक्षरा, आज हम दोनों साथ में मिलकर मंदिर जाएंगे और माता रानी से प्रार्थना करूंगा मैं कि तुझे भी एकदम बेस्ट से बेस्ट पति मिले और तेरे जीवन में भी खुशियों की बरसात हो। धन्यवाद पापा। अक्षरा की खुशी को देखकर माया को बहुत जलन महसूस होती है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। अक्षरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत कभी नहीं बन सकती। मैं अक्षरा को मेरी जगह लेने नहीं दे सकती। मैं भी उस जादुई नदी के पास जाऊंगी और उस जादुई नदी में मैं भी डुबकी लगाऊंगी और पहले से ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी और गोरी भी। माया अब उस जादुई नदी के पास जाती है और उस नदी में डुबकी लगाकर बाहर आ जाती है। तभी उसका गोरा रंग काला हो जाता है और वह खुद को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? नहीं, ये क्या हो गया मेरे इस खूबसूरत चेहरे को? एक हसीना से एक चुड़ैल बन गई मैं तो। अब तो मैं किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। नहीं। माया अपना सिर पटक कर रह जाती है